नमस्कार। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो और विश्व कल्याण हो। तो हम लोगों ने पिछले 2 बार में देखा इस यूरोप डिसअपीयरिंग, और ये टाइटल किसका है? अमेरिका के जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट का है। कब का है? 2016 में लिखी हुई पुस्तक, जिसको मैंने 2018 में छपी हुई पुस्तक में पढ़ा। आर्टिकल 2016 में है। फिर दूसरा हम लोगों ने उन्हीं रॉबर्ट कापलान महोदय के हवाले से देखा मियाँ लोग का कसबल कितना है। अब तीसरा, चीन बेचारा, इसके भी डिसअपीयरेंस की कथा हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। आज पढ़ेंगे तो नहीं, मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगी। तो वही मेरी प्रिय पुस्तक, बल्कि प्रिय लेखक पुस्तक है मार्को पोलोज वर्ल्ड, द रिटर्न ऑफ मार्को पोलोज वर्ल्ड, रॉबर्ट डी कैपलान। ये हेडिंग ही लगाया है, जिसको चीन कहते हैं उसके लिए। मार्को पोलो के समय जितना बड़ा चीन था, उतना ही पुनः वापस आने वाला है। यानी तिब्बत तो था नहीं, सिक्योंग तो था नहीं, क्योंकि अभी तो केवल मंगोल लोग हैं, युवान लोग हैं, कुबलाई खान है। अभी मांचू लोग तो चीन पर आक्रमण भी नहीं किए हैं, उस पर कब्जा भी नहीं किए हैं। मांचू लोग 19th सेंचुरी लेट 18th में न्यू फ्रंटियर को देखेंगे, रेगिस्तान वाले सिक्योंग को। ताइवान से कोई लेना देना नहीं है, मार्को पोलो नाम भी नहीं लेता है। और जिसको वांगहो, पीली नदी के नीचे वाला जो हिस्सा है, सुंग वाला, वो भी ताजा ताजा बसा है। कुबलाई खान उस पर अटैक करके उसको चीन के साथ जोड़ता है, अभी जोड़ता है। तो मार्को पोलो के समय में जुड़ता है। मार्को पोलो की दुनिया वाले में चीन में वांगहो नदी के नीचे वाला हिस्सा में है। तो पुस्तक लिख रहे हैं वार स्ट्रेटजी एंड अमेरिकन इंटरेस्ट इन द 21st सेंचुरी। कॉपलान महोदय स्वाभाविक है अपने देश के विषय में लिखेंगे, लेकिन पुस्तक का नाम क्या लिख रहे हैं बोल्ड लेटर्स में? दी रिटर्न ऑफ मार्को पोलोज वर्ल्ड। तो मार्को पोलो वाले चीन में तिब्बत भी नहीं है, सिक्योंग भी नहीं है, वांगहो नदी के नीचे भी कुछ नहीं है, और चीन है वो चीन नहीं है। वो क्या है? कुबलाई खान का एम्पायर है। चीन जिसका दासानुदास है, जिसके खिलाफ भयंकर प्रोटेस्ट करके वो मिंग सब आते हैं। मिंग कोई आते नहीं, आता तो एक गांव का लड़का है, बहुत ही रफ अनकूठ टाइप का। उस मिंगों की कहानी भी कभी सुना देंगे, लेकिन जिसको बाद में ये लोग मिंग कहते हैं। तो इसी चीन का हम लोगों को डर दिखा रहे हैं। और ये 2016 में अभी कोरोना नहीं हुआ है, अभी चीन का पोल पट्टी नहीं खुला है, अभी 2012 में शी जिनपिंग आकर कमांड लिया ही है। अभी वो हवा पानी बांध रहा है, वन बेल्ट वन रोड वाला पूरा मामला। तो क्या कह रहा है पेज 25? For untold centuries, Beijing's only problem was the so-called barbarians on the steppe lands, partially encircling Han China's arable lowland cradle. धर्म मीमांसा पर मेरे 3-4 भाषण है चीन पर, कृपया उसको देख लीजिएगा। पीकिंग के नीचे का एक नन्हा सा क्षेत्र चाइनीज क्रेडल है, उतना ही बस नन्हा सा चीन है। इस नन्हे से चीन की सेंचुरी, सैकड़ों सालों से, 1000 साल से समस्या क्या है? उत्तर से आने वाले बारबेरियंस। उत्तर से कौन आ रहे हैं? शक आ रहे हैं, हुन आ रहे हैं, कुषाण आ रहे हैं, मंगोलिया वाले आ रहे हैं, मांचू आ रहे हैं, तिब्बती आ रहे हैं, तुर्क आ रहे हैं। सबके सब भरतवंशी शक परिवार के लोग हैं। इनसे बेचारा तबाह है। The Tibetans, the Turkic Muslim Uyghurs,
The Inner Mongolians and others who either had to be violently subdued, कभी subdued नहीं हुए, bribed or demographically overwhelmed exactly as they must be today. फिर China's 22 urban clusters, each containing at least one mega city, all happen to be located within Han China's arable cradle. इनके नीचे वांगहो नदी के ऊपर इतना बड़ा क्षेत्र ही में मोटा मोटी जनसंख्या है। अभी तो बाद में नीचे भी बहुत आ गई है, लेकिन ये जो बता रहा है, it was only in the mid 18th century that the last of those dynasties, that of the king में QING है, और मांचूस, मांचू कौन है? मंजू लोग को ये मंचू बोल रहे, च को ज बोल रहे हैं या ज को च बोल रहे हैं, who were themselves outsiders, आउटसाइडर्स नहीं है, इन्वेडर्स हैं, जो चाइनीज लोगों को इंस्लेव करते हैं, expanded in the barbarian desert and steppe regions, thus preparing the geographical context of the Chinese state, a state that overlaps with Muslim Central Asia. And yet, this dangerous periphery that has threatened the Han cradle still exists not only inside China but beyond its current borders. हम लोग को तुम समझाते हो कि हमको दो फ्रंट संभालना है, एक पाकिस्तान एक चीन, भारत की इतनी बड़ी समस्या, जिसको तुम चीन कह रहे हो, जो कि कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड रीजन है, इसको तो 18 फ्रंट संभालना है, और 18 में सबके पिताजी हैं अमेरिका, जिसका फ्रंट वहां लगता ही नहीं है, लेकिन सब इनको निपटाने के लिए कौन बैठा है? वही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बैठा है। आगे कहता है कि जो उइगर लोग हैं, ये लोग बहुत समझा रहे हैं कि पाकिस्तानियों से दोस्ती हो रही है, अफगानिस्तानियों से दोस्ती हो रही है, पांचों कजाकिस्तान वाले मियाँ लोग से इसकी दोस्ती हो रही है, चीन की दोस्ती देखिए साहब ईरान से और टर्की से हो रही है, भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या। ना बाबू, कोई समस्या नहीं है, सुनिए। ये पेज 26 पर बता रहे हैं कि इनको तिब्बती लोगों से भी बहुत डर लगता है, और ये जो मियाँ उइगर लोग हैं, उनसे तो इनकी हड्डी कांपती है। मैं बताती चलूं, ये उइगर लोग ब्राह्मण लोग हैं, जो राजकाज में लेखा जोखा का काम करते हैं। कुबलाई खान के समय पूरा स्टेट डिपार्टमेंट ये उइगर ब्राह्मण लोग संभालते थे, जो 15वीं 16वीं 17वीं में हल्का फुल्का मियाँ हुए, केवल हल्का फुल्का। हाँ, द पेज 26, द हैन का मतलब चाइनीज, व्यू द उइगर्स विद एब्सोल्यूट ड्रेड। इनको इन कन्वर्टेड मियाँ उइगर लोगों से हड्डी कांपती है, और भारत में आप लोग हमको समझाते हैं कि चाइनीज और मियाँ अलायंस भारत के लिए सरदर्द है। They represent, Uyghurs represent an inchoate, undirected force of upheaval that could be triggered by an environmental और अदर इमरजेंसी। एक सूखा पड़ गया, एक फसल है ये नहीं नष्ट हो गई, कोई टिड्डियों का आक्रमण हो गया, कोई भूकंप हो गया, तो चीन महोदय बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं। The Uyghurs, as one astute China observer told me, are the bomb under the carpet of Chinese state. अकेले यही सब चाइनीज स्टेट के डिसइंटीग्रेशन के लिए पर्याप्त है, अभी तो और बहुत आएगा।
फिर ये कहता है, सैमुअल हंटिंगटन की जो थ्योरी है क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन, उस पर कमेंट करता है कि उसकी जो हंटिंगटन की सबसे बड़ी कमी है वो ये है दैट एथनिक एंड कल्चरल टेंशन is central to the process of modernization and development itself. ये बात, एथनिक टेंशन वाली बात को हंटिंगटन ओवरलुक करता है। अब एक बात और, चाइना के मैरीटाइम सुपीरियरिटी से भारत को डराने की कोशिश होती है। एक जेंगहो की जो गप रची गई, धर्म मीमांसा पर मैंने जेंगहो पर 2 वार्ताएं की है, एक बाकी रह गया है, 1 या 2 बाकी रह गया है। तो जेंगहो कितना गप है, ये अमेरिका वालों को पता है, क्योंकि अमेरिका वालों ने ही रचा है, यूरोप वालों ने ही रचा है, वेस्ट ने ही रचा है। पेज 27, threatened constantly by the peoples of the steppe in the west, पश्चिम में, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में, and north, with the exception of the voice of Admiral Zheng He during the Ming dynasty in the early 15th century. China never actually did have a maritime tradition in the east. चाइना के पूरब में इस वो है, समुद्र है जिसको प्रशांत महासागर कहते हैं। चाइना का कभी कोई मैरीटाइम ट्रेडिशन नहीं रहा, समुद्र में जाने आने का झंझट नहीं है। क्यों? ऊपर से, पीछे से, नीचे से, पश्चिम से आने वाले यही लोग इनकी इतनी चटनी पीस रहे हैं, इन्हीं से पिंड छुड़ाते, कंठ छुड़ाते छुड़ाते ये तबाह है। In short, China's ethnic demons, दैत्य, within its borders lead it, अब इसका आगे का सब छोड़ना है, ये एथनिक डेमंस हैं चाइना को, चाइना तो कहना ही गलत है, मिसनोबर है, ये कम्युनिस्ट ऑक्युपाइड जो एरिया है, इसको भीतर से ब्लास्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। और सुतली बम लगाना या सुतली में माचिस लगाना अमेरिका के लिए बहुत आसान है। अब 2016-18 में ये लिख रहा है, वन बेल्ट वन रोड वाले मामले के लिए, सीपैक के लिए, पेज 28-29 में 1800 मील लंबा सुपर हाईवे एंड हाई स्पीड रेलवे फ्रॉम पाकिस्तान अरेबियन सी पोर्ट ऑफ ग्वादर, ये जो पूरा अभी बलूच वाला झंझट चल रहा है, ये तब कह रहा है इसका पूरा होने का कोई संभावना नहीं है। अब डोभाल साहब से बात करके किया या 16 में मोदी जी आ चुके हैं, हर इमर्जिंग राजनेता का ये लोग बहुत कुंडली ठीक से बांच के लिख के रखते हैं, तो इनको पता होगा कि अब राहुल नहीं है, सोनिया नहीं है, मनमोहन नहीं है, तो ये पूरा हो ना पाएगा। तो ये कह रहा है कि हाँ, an 1800 mile super highway and high speed railway from Pakistan's Arabian seaport of Gwadar north across the Baluchistan desert and the Karakoram mountains into China's western Xinjiang province। नहीं भाई, ये तो 15 अगस्त 1947 को भारत का क्षेत्र है, 15 अगस्त 1948 को भी भारत है, 15 अगस्त 1949 को भी भारत है, और जवाहरलाल नेहरू ने हैंडओवर किया है माओ से तुमको ऐसी की तैसी। हम लोगों ने पहले भाषण में इसी सीरीज के पहले वाले में देखा है, इस ट्रीटीज की कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है, कोई लीगल बाइंडिंग फोर्स नहीं है, वो यूरोप वाले पूरे उदाहरण से हमने देखा। तो और पीओके से गुजर रहा है, तो ये क्षेत्र में जो होना है हम लोग अपना वापस ले लेंगे। पूरा ही पढ़ते हैं। Nothing since independence in 1947 has the potential to help stabilize Pakistan। 47 से आज तक
स्टेबिलिटी का कोई कारण नहीं है। क्यों नहीं है? ये मियाँ लोग के मांग से बना हुआ स्टेट नहीं है। ये स्टेट कार्व आउट किया गया था रशिया पर सर्विलेंस के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए। इसमें इनर कोहेशन नहीं है। और उसी समय 47 में बलूची भारत में मिलना चाहते थे, नेहरू जी मना कर दिए, जी तुम दूर हो, तो तुम दूर हो तो हमसे ना मिलो जो कि हमसे सटे हुए हैं। और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान बना दिया, इसमें तो दूरी कोई समस्या नहीं है। Calming its frontier insurgencies than the completion of this project, and nothing would do more to firm up China's domination of its own stepland periphery. बिना इस रास्ते के आए न तो चाइना अपने क्षेत्र में कंट्रोल कर सकता है, न ही इसका जो इरादा है कि जाके हम कैस्पियन सी से मिल जाएं, हम इंडियन ओशन में उतर जाएं, हम ब्लैक सी से जुड़ जाएं, हम मेडिटेरियन तक पहुंच जाएं, ये सब हवा हवाई है। इट इज डाउटफुल however that China can save पाकिस्तान। पाकिस्तान की अपने आप टिकने की तो कोई संभावना ही नहीं है, किंतु चीन को पाकिस्तान वाले क्षेत्र की बहुत जरूरत है, क्योंकि इधर से ही गुजर के शी जिनपिंग का सपना पूरा होगा। उसके लिए पाकिस्तान नामक जोकर को खड़े रखना है। इट इज डाउटफुल हाउएवर दैट चाइना कैन सेव पाकिस्तान। चाइना भी मोदी जी के आने के बाद, डोभाल एस जयशंकर के आने के बाद पाकिस्तान को बचाना पाएगा। पाकिस्तान खड़ा कब तक था? जब तक गांधी थे, नेहरू थे, मनमोहन सिंह थे, जब तक इंदिरा गांधी, राजीव गांधी थे। अटल बिहारी जी भी बीच में थे, लेकिन शायद 19 पार्टी क्या कोलिशन गवर्नमेंट को हेड कर रहे थे। अब पाकिस्तान वाला हम छोड़ रहे हैं। Pakistan's chronic instability could well limit China's ability to complete Silk Road project from the Indian Ocean northward into western China, with a band of separatist violence from Baluchistan in the south to Xinjiang in the north, perpetually simmering along the whole. 18 से हम लोग तो 25 में हैं। 7 साल में जितना कर्म शी जिनपिंग एंड कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया, वो हमारे सामने है। लेकिन ये हो गया पता नहीं कैसे, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही होना था। ये एक रॉबर्ट कैपलान, अमेरिका के विदेशी मामलों का जानकार, बड़े कॉन्फिडेंटली लिख रहा है। आगे इन दिस वे, पेज 29, चाइना एज अ सिक्योर डोमेस्टिक एंटिटी, नेशन स्टेट नहीं कह रहा है, एम्पायर नहीं कह रहा है, एज अ सिक्योर डोमेस्टिक एंटिटी might only exist within, say, its greater arable cradle, पीकिंग से नीचे वांगहो के चारों तरफ। Thus, the true map of China and its shadow zones again would resemble the medieval one that Marco Polo knew। तिब्बत आउट, जिंगजोंग आउट, ये शुंग वाला इलाका, ये सब आउट हो रहा है। अब भारत के बारे में भी चाइना के साथ लिख रहा है। ये कह रहा है पेज 30 पर के आखिरी पैराग्राफ में कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत के दो हिस्से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में which has never really been safe from tribal insurgencies,
and political turmoil for almost 7 decades demonstrate that the configuration of the Indian subcontinent into two larger states, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, and several smaller ones, Sri Lanka, Nepal, Tibet, Burma, Maldives, may not be the last world in human political organization there. ये अलग अलग नहीं रहे, ये एक होने वाले हैं, ये एक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत एक स्वाभाविक राष्ट्र है, लाखों साल से। ये कैप्लन थोड़ी कहेगा, ये तो हम ही लोगों को कहना पड़ेगा, हम भारतीयों को। अपने राष्ट्रीय हित की बात तो उस राष्ट्र के राष्ट्रीय जन ही करते हैं, परायों से जो अपेक्षा करते हैं उनकी बुद्धि को क्या कहा जाए। Pakistan can partially crumble into a rump, Greater Punjab with Baluchistan and Sindh gaining more de facto independence with vast implications for India. स्वाभाविक राष्ट्र भारत पुनः उभर रहा है, and it is the Indian subcontinent that I am talking about. पृष्ठ संख्या 31. Since parts of Afghanistan were incorporated into various Indian imperial dynasties. आरएसएस का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इतिहास संकलन समिति, सुनो भाई, अमेरिका का आदमी कह रहा है 21वीं शताब्दी में अफगानिस्तान तो अनेक भारतीय साम्राज्यों का हिस्सा रहा है, और ये कब की बात कर रहा है? एडी और जरा सा बीसी महाभारत में। तो अब आप लोग तय कर लीजिए, ये भारत ही है या भारत के लोग बाहर आक्रमण करते हैं। आप लोग रामायण तो मानते नहीं है, महाभारत को तो ऐतिहासिक साक्ष्य मानते नहीं है, पुराण भी नहीं है, वेद भी नहीं है, लेकिन रॉबर्ट कैपलान अमेरिका, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज तो है ना। Since parts of Afghanistan were incorporated into various Indian imperial dynasties, governments in New Delhi always have considered Afghanistan in conceptual terms as part of Greater India. Greater India nahi, India. Stretching from the Iranian plateau in the west, आधा ईरान, ईरान के बीच में जो पहाड़ है जिसको पूर्वी ईरान कह रहे हैं, वो पश्चिम में पूर्वी ईरान से इरानियन प्लेटो इन द वेस्ट टू बर्मी जंगल इन द वेस्ट। राष्ट्र क्या है? ये प्राकृतिक सीमाएं बताती है, प्राकृतिक बाधा, अवरोध या सुयोग राष्ट्र के आकार को डिफाइन करती है। तो भारत राष्ट्र का आकार है ईरानियन प्लेटो, यानी आधा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, पाकिस्तान। अब थोड़ा सा पेज 32, and keep another thing in mind. Both China and Russia have influence of increasing imperial dimensions, even as they weaken internally from economic stresses of a profound and structural kind. दोनों अस्वाभाविक राष्ट्र तो है ही नहीं, अस्वाभाविक एंटिटी, artificial nation state, illegal occupied communist
colonial imperialism. The very fragility of these highly centralized Politburo style regimes inside their own countries makes them increasingly aggressive beyond their borders. जिस जो तुम हमको उसका दम दिखा रहे हो, वो उसकी कमजोरी है, ये उनको भी पता है, हमारे मोदी जी को भी पता है, चाइना हैंड जयशंकर जी को भी पता है, हमारे अनेक अनेक सेना के सीनियर लोगों को भी पता है, हमारे धर्म क्षेत्र को लोगों को भी पता है कि चीन नाम का कोई जीव जंतु वस्तु नहीं है। ये जो मोदी जी ने कह दिया 2000 साल से भारत और चीन एक दूसरे से सीख रहे थे, भारत चीन से कुछ सीख रहा था। मैं चीन बहुत कम उम्र से पढ़ रही हूँ, मैं कह सकती हूँ मुझे पढ़ते पढ़ते कोई 40 से एक साल तो पक्का हो गया। भारत ने चीन से कुछ सीखा है ऐसा तो चीनी लोगों ने भी नहीं कहा है। हमारे मोदी जी ज्यादा उदार हैं या इसमें भी कोई डिप्लोमेटिक एंगल है, मैं मुझे नहीं पता। China and Russia are the hinge states on which the organization of this entire Eurasian conflict system depends. ये जो यूरोप से यूरेशिया बन रहा है, जम्बू द्वीप उभर रहा है, इसमें चीन और रशिया हिंज स्टेट हैं। इन्होंने ही भारत के विराट भूभाग को दबा रखा है। 70 की हो गई, 84 तक पंडितों ने कहा है, 90 स्वामी जी ने कहा है, 20 साल बनता है। मेरे हिसाब से 29 के पहले भारत अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। And given the constricted and copious interactions from one end of the supercontinent to the other, future palace coups मतलब कि महलों में होने वाले षड्यंत्र, तो यहाँ माहौल कौन सा है, वहां का क्रेमलिन और पीकिंग में जहां शी जिनपिंग रहता होगा वहां, एंड इंट्रीग्स इन बीजिंग एंड मॉस्को कैन ट्रिगर फायर्स थ्रू आउट द ईस्टर्न हेमिस्फेयर। 2029 के पहले शी जिनपिंग 100% जा रहा है। रूस को मैंने ठीक से देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, पुतिन का और वहां का मामला मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जिस हिस्से पर रूस ने कब्जा कर रखा है भारतीय क्षेत्र पर, बड़ा हिस्सा 90 में निकल गया है, बचा हुआ हिस्सा मेरा अनुमान है 29 के पहले निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा? यूरोप का एकमात्र समस्या वर्तमान में रूस है। अमेरिका का दो मात्र समस्या है, रूस और चीन। तो दोनों ने भारत का जो भूभाग जब दबा रखा है, उसी में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर ये कुल लंठई कर रहे हैं। तो इनकी लंठई का कसबल ढीला करने के लिए जरूरी है कि यूरोप और अमेरिका कम्युनिस्ट कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जम के आवाज उठाएं और कहें कि ये क्षेत्र जिसका है उसको वापस किया जाए, जैसे कि 1943-44 में रूजवेल्ट कह रहा है इंग्लैंड को कि हम तुम, अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, कि हम तुम्हारी मदद तो करेंगे किंतु तुम दूसरे देशों को कॉलोनी बनाए रखो, इसलिए हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अपनी सरकार स्वयं बनाने का उनका हक है। इस बार कुछ मानवता के सामूहिक साझा हित में कुछ नई लफाजी व कुबिलरी आएगी और ये क्षेत्र मुक्त हो जाएगा। मोटी बात, बेचारा चीन। तो हम अपनी अगली वार्ता में इसी पुस्तक से कुछ दो चार चीजें और उठाने की इच्छा है। तब तक के लिए बेचारा चीन,
महान भारत राष्ट्र की जय। इस महान भारत राष्ट्र के दिग्विजयी, परम प्रतापी, सब दुष्टों को तपा देने वाले, संहार करने वाले हमारे महात्मा सम्राटों की जय। और इसी कड़ी में मेरे नरेंद्र की जय। तो फिर अखंड भारत, आ आव क्या बोलना नहीं आ रहा, संपूर्ण जम्बू द्वीप में छाए हुए भारत को साकार करने वाले नरेंद्र के नाम से नरेंद्र संवत चले, इस कामना के साथ हर हर महादेव।